हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया में, क्या होती है कोर इंडस्ट्रीज और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी हमारी इकोनॉमी में और जीडीपी में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लोकमान्य तिलक के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ये क्या है। उसके बाद हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट देश के बारे में जो कि है इजराइल। हम देखेंगे इसकी लोकेशन से रिलेटेड मेनली क्वेश्चन देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले कोर इंडस्ट्रीज के साथ। तो आज न्यूज थी, फ्रंट पेज पर न्यूज क्या थी कि कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 15% इन जून, फर्टिलाइजर बक ट्रेंड। जो हमारी कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनका आउटपुट है जो वो श्रिंक कर गया 15% इन जून, बट फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो क्या है ये कोर इंडस्ट्रीज और सेक्टर, इसके बारे में हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी इकोनॉमी में। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो कोर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जिनके बिना हमारी इकोनॉमी चल ही नहीं पाएगी, हमारी जीडीपी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। कितनी कोर इंडस्ट्रीज है? वो है 8। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये कि अगर इनमें से एक भी रुक जाए तो हमारी पूरी इकोनॉमी रुक सकती है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर अगर कोर इंडस्ट्रीज हमारी रुक जाए। अब देख लेते हैं कोर इंडस्ट्रीज है कौन कौन सी हमारी। कौन सी है? 8 कोर इंडस्ट्री। कितनी है ये याद रखना है सबसे पहले तो, 8 है। और कौन कौन सी है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको इनके नाम देखकर पता ही चल गया होगा ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल सीमेंट की इंडस्ट्री रुक जाए, अगर सीमेंट प्रोडक्शन बंद हो जाए, तो जो बाकी सारी इंडस्ट्री है ये भी, इनके रुकने की भी नौबत आ जाएगी, क्योंकि सीमेंट से ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। मेनली सीमेंट से ही हम बहुत सी चीजें बना रहे हैं। वो देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी रुक जाए, इलेक्ट्रिसिटी अगर एक दिन के लिए बंद कर दी जाए तो पूरा हमारा देश ही रुक जाएगा। क्रूड ऑयल बंद हो जाए तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो कितनी कोर इंडस्ट्रीज है ये देखना है सबसे पहले, वो है 8। कितनी है? 8। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां से बनता है कि कितनी कोर इंडस्ट्रीज है, वो है 8। अब क्यों हम नहीं पढ़ रहे, इनका क्या वेटेज है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बट जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इट कंप्राइजेज ऑफ 40%, अप्रोक्सीमेटली 40% इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इन कोर इंडस्ट्रीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लेते हैं वेटेज के हिसाब से। इन कोर इंडस्ट्रीज का भी अलग अलग वेटेज है, कोई इंडस्ट्री थोड़ी ज्यादा है तो कोई थोड़ी कम है। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा वेटेज है रिफाइनरी का, उससे कम है इलेक्ट्रिसिटी, फिर है स्टील, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट और फिर है फर्टिलाइजर। ये देखिए यहां पर इनका वेटेज दिया हुआ है सभी इंडस्ट्रीज का। पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी का कितना है? 28%, इलेक्ट्रिसिटी 19, स्टील 17, कोल 10, क्रूड ऑयल 8, नेचुरल गैस 6, सीमेंट 5 और फर्टिलाइजर 2% है, 2.5 अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं आप। अब देखिए इस वेटेज का इफेक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी पर। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको न्यूज में क्या बताया कि कोर सेक्टर श्रिंक कर रहा है इनका आउटपुट, बट फर्टिलाइजर में इंक्रीज हो रहा है। तो फर्टिलाइजर का वेटेज कितना है? वेटेज अप्रोक्सीमेटली 2.5% है। तो इसमें इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो हमारी इकोनॉमी पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वेटेज बहुत कम है, ओनली 2% है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर रिफाइनरी में इंक्रीज या डिक्रीज करे तो वो हमारी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसका। वैसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी
में श्रिंक हो जाए तो उसका भी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इन सबको, आपको याद रखना है इनका ऑर्डर। ये आपको अपने आप से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं इसके बारे में, आपको याद रखना है कि किसका वेटेज ज्यादा है। ये आपको सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। ये सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका ज्यादा है वेटेज और किसका कम है। सबसे ऊपर क्या आता है? रिफाइनरी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, उसके बाद कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। ये याद रखना है आपको, फर्टिलाइजर एंड में है। सबसे कम वेटेज किसकी है? फर्टिलाइजर की, उससे ज्यादा है सीमेंट की। ये दो नीचे वाले याद रख लो, दो ऊपर वाले याद रख लो। मेनली आपको सबसे ज्यादा रिफाइनरी, उससे कम इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे कम है फर्टिलाइजर, उससे ज्यादा है सीमेंट की। ये आपको याद रखना है इसकी वेटेज के बारे में। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी आपको बताया था मैंने कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है वो इस इंडेक्स का 40% वेटेज कोर इंडस्ट्रीज की होती है इस इंडेक्स में। अब क्या है इंडेक्स और क्यों जरूरी है और कौन सी मिनिस्ट्री से निकालती है वो पढ़ते हैं। तो द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एन इंडेक्स दैट शोज ग्रोथ रेट। इस इंडेक्स में हम ग्रोथ रेट देखते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज की जो हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है एट अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम कितना है? यहां पर मंथली आता है। इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये जरूर याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। देख लीजिए क्या होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऐसा इंडेक्स जो शो करता है ग्रोथ रेट हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज ग्रुप की जो कि हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। और कंपाइल कौन करता है इसे, पब्लिश कौन करता है इस डाटा को? वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। एक और क्वेश्चन यहां से कि मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री का? वो है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह, ये नाम याद रखना है आपको। और ये भी पूछा जा सकता है कहां से है ये है रेवाड़ी एक जगह है हरियाणा में, वहां से ये एमपी है, लोकसभा के सदस्य है, बीजेपी के मेंबर है। राव इंद्रजीत सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये भी याद रखना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कौन सी मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब एक और क्वेश्चन यहां से बनेगा, यहां लिखा है इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश मंथली। और अंदर जाएंगे अगर आप, मंथली मतलब 6 वीक्स। 6 वीक्स, हर 6 हफ्ते बाद इनकी रिपोर्ट आती है। किसकी? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की कितने हफ्ते बाद आती है? हर 6 हफ्ते बाद। याद रखना है आपको। एग्जाम में मंथली भी लिखा हो सकता है, अगर मोर स्पेसिफिक वे में पूछेगा हो तो वहां पर लिखा होगा 6 वीक्स। तो हर 6 हफ्ते बाद इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पब्लिश किया जाता है बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना है आपको। अब क्यों जरूरी है और इसका बेस ईयर क्या है? बेस ईयर का काम क्या है? पहले तो जो हम एक ग्रोथ रेट चेक कर रहे हैं हम उसे कंपेयर किससे कर रहे हैं, किस ग्रोथ से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो है ये बेस ईयर। मतलब जो 2011 और 2012 फाइनेंशियल ईयर में जो हमारी ग्रोथ थी, हम उस ग्रोथ से आज की ग्रोथ को कंपेयर कर रहे हैं। हम जो इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ थी उससे अपनी आज की ग्रोथ को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये है बेस ईयर का फंडा। बेस ईयर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कंपैरिजन करना है हमें। और ये
2017 में चेंज हुआ। 2017 में ये बेस ईयर चेंज हुआ। 2017 से पहले जो बेस ईयर था वो था 2004-5। 2004-5 पहले हम इससे बेस ईयर मानते थे 2004-5 फाइनेंशियल ईयर को, बट 2017 से हम 2011-2012 को बेस ईयर मान रहे हैं। और जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है हमारी, वो 40% वेटेज देती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। 40% वेटेज कौन देता है यहाँ पर? हमारी कोर इंडस्ट्रीज। और कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड, नेचुरल, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। याद रखना है आपको। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्यों हम हर 6 हफ्ते बाद ये इंडेक्स निकाल रहे हैं? तो सबसे पहले तो इट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई एटसेट्रा फॉर पॉलिसी मेकिंग पर्पस। तो इस रिपोर्ट को देख के, इस इंडेक्स को देख के ही हमारे देश में पॉलिसीज बनाई जाती है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई जैसे बड़े ग्रुप पॉलिसी बनाते हैं हमारे देश की इस इंडेक्स को देख के ही। इस इंडेक्स से ही उन्हें पता चल रहा है कि देश की कंडीशन अच्छी है या नहीं, हमें देश में और ज्यादा सब्सिडीज देनी है लोगों को या नहीं, या कम करनी है सब्सिडीज, वो इस रिपोर्ट से उन्हें पता चलता है। और किस सेक्टर में उन्हें ज्यादा इन्वेस्ट करना है या कम इन्वेस्ट करना है, वो इस रिपोर्ट से उन्हें पता चलता है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिमेन्स एक्सट्रीमली रिलेवेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टरली एंड एडवांस जीडीपी एस्टिमेट्स। तो इस इंडेक्स को देख के आप जीडीपी का अंदाजा भी लगा पाते हैं कि हमारी जीडीपी क्या होने वाली है अगले साल। तो ये सब था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। आई होप आपको पता चल गया होगा आईआईपी के बारे में और कोर इंडस्ट्रीज के बारे में, उनकी वेटेज के बारे में, और जो मिनिस्ट्रीज इससे रिलेटेड है उनके बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर के बारे में, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था। तो स्टार्ट करते हैं इनके बर्थ से। इनका जन्म हुआ 23 जुलाई को, अभी कुछ दिन पहले ही इनका बर्थडे था, 1856 में। कहां पर हुआ? रत्नागिरी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, बट स्टेट याद रखनी है आपको, महाराष्ट्र में। और कई बार एग्जाम में स्लोगन भी पूछ लेते हैं। तो इनका स्लोगन क्या था कि स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। ये स्लोगन आपको याद रखना है। स्वराज से जो रिलेटेड स्लोगन था वो किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। लोकमान्य तिलक भी कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। अब आपको पता होगा गणेश चतुर्थी के बारे में और शिव जयंती के बारे में, जो कि मुंबई में बहुत ही फेमस फेस्टिवल्स है। तो पहले क्या होता था? पहले इतने ज्यादा ये फेमस नहीं थे, बट इन्हें पॉपुलर किसने किया? वो थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ये फेस्टिवल स्टार्ट किए थे। शिव जयंती कब मनाई जाती है? छत्रपति शिवाजी के बर्थ एनिवर्सरी पर। ये आपको पता होना चाहिए कि बाल गंगाधर ही थे जिन्होंने ये दोनों फेस्टिवल पॉपुलर किए बॉम्बे में। अब उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि ये हमारे देश की बहुत पुरानी पार्टी है। कब फॉर्म हुई थी ये? 1885 में। 1885 में याद रखना है आपको। कब फॉर्म हुई थी? 1885 में। और बाल गंगाधर तिलक ने कब ज्वाइन की? 1819 में। अब एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, सूरज स्प्लिट के बारे में। बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है इसलिए इसे पढ़ लेते हैं। सूरज स्प्लिट क्या था? मेनली कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई थी इसमें।
कांग्रेस में दो गुट बन गए थे, एक थे एक्सट्रीमिस्ट और एक थे मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट का क्या फंडा था, ये थोड़े वायलेंस पर उतर आए थे। ये कह रहे थे कि अब हमें आजादी चाहिए, हम आजादी लड़के लेंगे। बट जो मॉडरेट थे ये थोड़ा नॉन वायलेंस वाले थे, ये रूल्स को फॉलो करने वाले थे, रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में स्प्लिट हो गया था, दो आइडियोलॉजी बन गई थी मेनली कांग्रेस पार्टी में। कब हुआ था ये? 1907 में। 1907 में सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जो सेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था। सूरत कहाँ है? गुजरात में है, याद रखना आपको। सूरत स्प्लिट कब हुआ? 1907 में। इसमें क्या हुआ, दो आइडियोलॉजी बन गई कांग्रेस की, एक थे एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे थे मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो थे थोड़े वायलेंस की तरफ, और जो मॉडरेट्स थे वो थे थोड़े नॉन वायलेंस वाले। रीजन क्या था मेनली, क्यों स्प्लिट हुए यहां पर 1907 में? तो रीजन ये था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि या तो बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए कांग्रेस पार्टी का। बट हुआ क्या, प्रेसिडेंट कौन बना? वो बने रासबिहारी घोष। तो इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट थे जो इनका ग्रुप था, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। तो यहाँ इस पॉइंट में यही लिखा है कि एक्सट्रीमिस्ट थे जो वो ब्रिटिश रूल एंड करना चाहते थे थ्रू प्रोटेस्ट वायलेंस का मेथड अपनाना चाहते थे। बट जो मॉडरेट्स थे उनको विश्वास था एडमिनिस्ट्रेटिव में और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में। ये देखिए, अब जो एक्सट्रीमिस्ट का कैंप था, जो इनका ग्रुप था, वो उन्हें लीड कर रहे थे ये तीन लोग। लाल बाल पाल कहा जाता है मेनली ने। लाल मतलब लाला लाजपत राय। लाल मतलब क्या? लाला लाजपत राय। बाल मतलब जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, बाल गंगाधर तिलक। और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। पाल मतलब क्या? विपिन चंद्र पाल। और जो मॉडरेट्स थे उनके कैंप को लीड कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्णा गोखले। तो ये आपको याद रखना है, गोपाल कृष्णा गोखले कौन थे? जो मॉडरेट्स के लीडर थे उस समय जब क्या हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें लोकमान्य तिलक के बारे में, कई बार एग्जाम में इन चीजों के बारे में भी पूछा जाता है। बुक्स के बारे में उनके बारे में लिखी गई, और न्यूज़पेपर जो रन करते थे। तो सबसे पहले तो न्यूज़पेपर था केसरी, ये मराठी में था। केसरी क्या था? मराठी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर था। कौन इसे चलाते थे? बाल गंगाधर तिलक। दूसरा न्यूज़पेपर था महारट्टा, और ये कौन सी लैंग्वेज में था? इंग्लिश में था। ये याद रखना है आपको, केसरी मराठी में था, महारट्टा इंग्लिश में था। और दो इंपॉर्टेंट बुक्स है जो इनके द्वारा लिखी गई, उनका नाम है गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। याद रखने हैं, दोनों बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बुक्स के नाम और न्यूज़पेपर के नाम याद रखने आपको। न्यूज़पेपर दो थे, केसरी और महारट्टा। बुक्स थी गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम ऑफ वेदास। अब आज क्यों पढ़ रहे हैं हम मेनली ने? आज के दिन क्या हुआ था? आज क्या डेट है? आज है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए हम आज इनके बारे में पढ़ रहे हैं। बर्थडे कब था इनका? पीछे बताया था अभी मैंने आपको, 23 जुलाई को। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अभी कुछ समय पहले न्यूज आई कि 4 more states UTs linked with one nation one राशन कार्ड स्कीम टुडे। तो अभी थोड़ी देर पहले ये न्यूज आई है कि 4 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लिंक हो गया वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से। तो क्या है स्कीम, इसके बारे में जानते हैं। वन राशन कार्ड वन नेशन स्कीम क्या है और
कौन से नए स्टेट्स और यूटी की इनमें एंट्री हुई है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि राशन कार्ड क्या होता है। राशन कार्ड से क्या होता है कि आपको फूड ग्रेन्स थोड़े सस्ते रेट पर मिल जाते हैं गवर्नमेंट राशन शॉप से। तो अभी क्या होता था पहले कि आपका अगर एड्रेस आपका राशन कार्ड सपोज पंजाब का है तो आपको वो सिर्फ पंजाब के लिए वैलिड था। आप पंजाब में ही गवर्नमेंट शॉप पर जाके, गवर्नमेंट राशन शॉप पर जाके वहां से राशन ले सकते हो। बट होता क्या था, जो पुअर पीपल थे हमारे कंट्री के, वो बेसिकली माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में, उन्हें दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है। तो जब वो दूसरी स्टेट में जाते थे तो ये राशन कार्ड उनका वहां पर वैलिड नहीं होता था, क्योंकि वो सिर्फ पंजाब के लिए राशन कार्ड था, वो सिर्फ पंजाब में ही चलेगा। बट वो माइग्रेट करके चले गए सपोज महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में उन्हें चीप रेट पर गवर्नमेंट राशन शॉप से राशन नहीं मिलेगा। बट जो स्कीम आई है वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड मतलब एक देश एक राशन कार्ड, पूरे देश के लिए एक ही राशन कार्ड। इससे क्या होगा, आपका राशन कार्ड कहीं का भी है, आप किस भी स्टेट के हैं, आप कहीं भी माइग्रेट करके जा रहे हैं, आपको वहां पर गवर्नमेंट शॉप में राशन मिलेगा चीप रेट पर। तो इससे ये फायदा होगा। अब न्यूज क्या थी कि 4 more स्टेट्स एंड यूटीज लिंक्ड विद वन नेशन वन राशन कार्ड। तो कौन से है वो नए स्टेट और यूटी? सबसे पहले तो J&K, ये याद रखना, अब स्टेट नहीं है, यूटी है, J&K। और जो स्टेट्स है 3 और मणिपुर, नागालैंड एंड उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये तीनों स्टेट अभी ऐड किए गए हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से नए ऐड किए गए, ये याद रखना आपको टोटल कितने हैं। टोटल कितने हैं? 24 स्टेट्स एंड यूटीज। नाम देख लेते हैं कौन कौन से है। आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। अब आपको करना क्या है, आपको यह बताना है कि इन दोनों में से मुंबई के पास कौन सी है, दादर एंड नगर हवेली या दमन एंड दीव। ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि मुंबई के नजदीक इन दोनों यूटी में से कौन सी यूटी मुंबई के नजदीक है। उसके बाद स्टेट देख लेते हैं, और गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल है, जम्मू है, J&K, झारखंड, कर्नाटका, केरला, MP है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो ये है 24 स्टेट्स एंड यूटीज जहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड इंप्लीमेंट हो चुका है। अब जान लेते हैं यूनियन मिनिस्टर के बारे में जो इनसे रिलेटेड है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन है मिनिस्टर? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान नाम याद रखना है। ये बिहार से हमारे MP है रामविलास पासवान, याद रखना है आपको कौन सी स्टेट से, बिहार से। किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है? मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और जो ये वन नेशन वन राशन कार्ड वाली स्कीम चल रही है वो किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, वो भी याद रखना है आपने। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंडर ये स्कीम आती है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है और कौन सी 24 स्टेट्स और यूटी है जिनमें ये इंप्लीमेंट हो चुका है, और हमारे मिनिस्टर के बारे में और डिपार्टमेंट के बारे में। अब चलते हैं इजराइल के बारे में, पढ़ते हैं इजराइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं, एक न्यूज थी आज कि ट्रायल्स फॉर 30 सेकेंड कोविड-19 टेस्ट बिगिन। 30 सेकेंड कोविड-19 टेस्ट बिगिन। तो अभी कुछ दिनों पहले
इजराइल से एक टीम आई थी जो इंडियन साइंटिस्ट के साथ काम करेगी। वो एक टेस्ट किट बनाने वाली है जो रिजल्ट दे देगी 30 से 40 सेकंड में। तो इससे रिलेटेड न्यूज थी। और याद रखना है जो ऑपरेशन है इसका कोड नेम है ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस। ये आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस किन दो कंट्रीज में है, इजराइल और इंडिया। किससे रिलेटेड है, कोविड-19 की टेस्ट किट से रिलेटेड है। अब पढ़ लेते हैं इजराइल के बारे में कुछ चीजें। तो ये देखिए ये वर्ल्ड मैप। सबसे पहले तो यहां देखिए ये नीचे ये वर्ल्ड मैप है। ये कौन सा कंटिनेंट है, अफ्रीका। ये आ गया एशिया। इस रीजन को बोलते हैं हम मिडल ईस्ट। इसे क्या कहते हैं, मिडल ईस्ट। यहां पर देखिए जो आपको ब्लू में दिखाई दे रहा होगा ये है छोटा सा इजराइल। ये है इजराइल। इधर देख सकते हैं आप, बड़े मैप में थोड़ा जूम किया हुआ है। ये है इजराइल सारा, यहां से लेकर इधर ये सारा इजराइल है। ये है इजराइल। अब इजराइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट की कंट्री है। मिडिल ईस्ट एशिया की कंट्री है, एशिया में आती है। और इसकी कैपिटल के बारे में, तो इसकी कैपिटल तो थी पहले तेल अवीव, बट अभी क्या कह रहे इजराइल वाले कि हमारी कैपिटल है यरूशलेम। बट ये थोड़ी डिस्प्यूटेड है, कुछ कंट्रीज इसे मानती है इनकी कैपिटल और कुछ नहीं मानती, तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आपको ये दोनों याद रखनी है, तेल अवीव और जेरूसलेम। एग्जाम में इन दोनों में से एक ही पूछी जाएगी, तो देख लेना, जो भी पूछी जाए उसी को टिक करना है, तेल अवीव और जेरूसलेम। पीएम कौन है इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ये है पीएम इजराइल के। हमारे पीएम के बहुत अच्छे दोस्त है, इसलिए भी इजराइल के बारे में पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बेंजामिन नेतन्याहू। और अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशंस। पहले तो देखते हैं इजराइल की बाउंड्री किन कंट्री से टच करती है। सबसे पहले देखिए यहां पर कौन सी कंट्री है, इजिप्ट। इजिप्ट से इसकी बाउंड्री टच होती है। उसके बाद इधर क्या है, जॉर्डन। ये सारी लाइन जॉर्डन से टच होती है। यहां पर कौन सी कंट्री है, सीरिया। ये वाला एरिया सीरिया से टच होता है, ये वाला एरिया सीरिया। और ये ऊपर वाला नॉर्थ में कौन सी कंट्री है इसके, लेबनान। लेबनान, तो ये याद रखना है आपको, 4 कंट्री से इसकी बाउंड्री टच होती है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। और इसके इस साइड क्या है, मेडिटेरेनियन सी। नीचे क्या है, यहां देखिए इस वाले मैप में देखते हैं नीचे क्या है, ये कौन सा सी है, ये है रेड सी। याद रखना है कौन सा सी है, रेड सी। रेड सी है ये। और इधर क्या है, मेडिटेरेनियन सी। ये है, ये देखिए ये वाली लोकेशन यहां पर ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है इजराइल। अब देखिए, अब देखते हैं डेड सी। डेड सी कहां पर है, ये देखिए छोटी सी जगह है बीच में, इजराइल और जॉर्डन के बीच में, ये है डेड सी। तो याद रखना आपको डेड सी किन दो कंट्रीज के बीच में है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में। देख लेते हैं अब सी ऑफ गैलीली कहां है। तो इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा, ये देखिए ऊपर आपको छोटा सा एक लेक दिखाई दे रहा है, ये है सी ऑफ गैलीली। सी ऑफ गैलीली है ये लेक, बट हम इसे कहते हैं सी। क्यों, क्योंकि साइज इसका बहुत बड़ा है। सी ऑफ गैलीली। लेक का नाम क्या है, लेक तिबेरियस। लेक तिबेरियस याद रखना है। सी ऑफ गैलीली कहां है, यहां पर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, गल्फ ऑफ अकाबा। अब यहां तो आपको इस साइड तो दिखाई दे रहा है, इतनी बड़ी इसकी कोस्ट लाइन है मेडिटेरेनियन सी के साथ। बट नीचे आएंगे तो देखिए यहां पर, यहां भी इसकी हल्की सी कोस्ट लाइन है, गल्फ। ये देखिए यहां पर इस साइड देखिए
यहां पर ये वाली जगह इस साइड, यहां पर है गल्फ ऑफ अकाबा, ये लिखा है यहां पर नीचे गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा से इजराइल की शिप्स सीधा रेड सी में जा सकती है, याद रखना सीधा डायरेक्ट रूट भी है इजराइल का रेड सी के लिए गल्फ ऑफ अकाबा से, ये जरूर याद रखना है आपको। और इंपॉर्टेंट एक पॉइंट गोलन हाइट्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहां देखिए गोलन लिखा है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है मेनली इजराइल और सीरिया के बीच में। सीधा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि गोलन हाइट किन दो कंट्रीज के बीच में है, ये है सीरिया और इजराइल के बीच में, याद रखना है सीरिया और इजराइल के बीच में क्या है, गोलन हाइट्स है। जेरूसलेम आपका यहां पर है, वेस्ट बैंक में है। यहां पर आपकी गाजा स्ट्रिप है, ये भी याद रखना है गाजा स्ट्रिप यहां पर है, इजिप्ट के साथ है बिल्कुल। और नीचे गल्फ ऑफ अकाबा है, ऊपर सी ऑफ गैलीली है, डेड सी बीच में है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में। आई होप इजराइल के बारे में आपको काफी जानकारी मिली होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।